सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैं चलता रहे रवां दवां जिंदगी का कारवां के मिसदाक जिंदगी गुजर रही थी। अदलते बदलते मौसम, सुबह शाम के अंधेरे उजाले, रास्तों के पेचो खाम, नशेबो फराज, चटियल मैदान, सरसब्ज मरगजार, झीलें झरने, खेत खलियान और खिलवाड़े, अजरदगियाँ, बीमारियाँ, परिंदों के चहचे, फूलों की फलवारियाँ, ऐसा सब कुछ जिंदगी के साथ साथ है। गाड़ी के नीचे पहिए मुसलसल घूम रहे थे, बैल के सुम कई बार घिसे और कई मर्तबा नए नाल बंधे। बछड़ा अब कड़ियल बैल बन चुका था और ज्यादातर वही गाड़ी के आगे जुटता, जबकि पुराना बैल अबू तला की तरह सोया जगालता मुराकबे में रहता। पिछले पतझड़ में अबू तला की बीवी अहमद दीनार की माँ और कसीर अली की मेहरबान मुशफ़क़ा सूखे पत्ते की तरह जिंदगी के शजर से जड़ गई थी। कांसर गांव के एक वीरान से खलवाड़े में दफनाने के 7 दिन के बाद ये फिर पहियों पे सवार थे और पहिए घूमते रहते, फासले तय होते रहते, बिछड़ने वाले पीछे और मिलने वाले आगे खड़े होते। चलते चलते एक दिन बूढ़ा बैल भी थक गया, ऐसा गिरा कि उठने के काबिल न रहा, तो एक तेज छुरी की जद में आकर वो छोटे छोटे पर्चों की शक्ल में गाड़ी के ऊपर छत पे पड़े तरपाल पे खुश्क होने के लिए पहुंच गया। अब के खूब बरसात हुई थी, जल थल मौसम की भरमार ने बड़े बड़े खुश्क पित्ते पानी कर दिए थे। कच कच कीचड़ और दलदलें। भारी भरकम गाड़ी एक नशेबी इलाके में खेतों के दरमियान ऐसी फंसी कि इसे कदम भर भी आगे पीछे सिरकाना मुमकिन न रहा। कई दिनों की बारिश, यख बस्ता, हड्डियों को काटती हुई हवाएं, मौसमी असरात से जानवर और इंसान ही सब ही जांगुसल हो रहे थे। खुश्क तर खुराक की भी कमी वाक़ई हो गई थी। कोई ऐसा गांव शहर भी नज़दीक नहीं था जहां तक रसाई मुमकिन होती। अच्छे मौसम और मुवाफिक हालात के इंतज़ार में कई रोज़ से यहीं फंसे हुए थे कि एक रात दूसरे नए बैल ने भी प्राण छोड़ दिए। इसे कहते हैं मरे को मारे शाह मदार। रही सही रोजी रिज़्क़ का आसरा भी जाता रहा। अब सिर्फ 3 जानदार बाकी बचे थे। जब बैल मरे तीसरे दिन इन तीनों को पहला फाका पड़ा तो मांदे से अबू तला ने कसीर अली को पास बुलाकर वसीयत की, कसीर अली, अब दिखाई देता है कि मेरी जिंदगी का टिमटिमाता हुआ चिराग भी गुल होने को है। जिंदगी और मौत, इज्जत और जिल्लत, रिज़्क़ रोज़ी बेशक अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। मैंने हर हाल में सब्र किया और हर सांस अल्लाह का शुक्र अदा किया। तुम गवाह रहना और अपने भाई अहमद दीनार का साथ कभी न छोड़ना। दूसरी सुबह मौसम अचानक खुल गया। मुसलसल कई दिनों की बादोबारां के बाद इस सुबह सूरज की कांपती शर्मीली सी किरणों ने जिंदगी में हल्की सी तमाज़त भर दी थी। रात भर बुखार में फूंकते हुए अबू तला को जब सूरज निकलने की खुशखबरी सुनाने के लिए जगाना चाहा तो इसने जागने से इनकार कर दिया। इसकी जिंदगी का सूरज न जाने रात किस पैर गुरूब हो चुका था। मैयत को गुस्ल देने के लिए आसपास पानी तो वाफर था, सिर्फ कब्र खोदने के लिए कहीं भी खुश्क जगह नहीं थी। इर्द गिर्द सारे खेत, तालाब, झीलें, दलदले बने हुए थे। बड़ी मुश्किल से गाड़ी के पिछले हिस्से में लिटाकर गुस्ल दिया गया। वहीं मैयत रख कर जब दोनों ने आगे पीछे नमाज जनाजा पढ़ी तो सूरज पूरी तरह चमक रहा था। फिर इसी सूरज ने देखा कि वो 9 उम्र लड़के कांपे की सर्दी के बावजूद पसीने में नहाए हुए एक खेत के किनारे एक ऊंची जगह पे अंधाधुंध फावड़े चला रहे हैं। पानी में छप छप की आवाज़ें पैदा होती थीं। कीचड़ निकालते हैं तो वहाँ फिर मिट्टी और पानी भर जाता है।
ایک کڑی مشقت شاقہ کے بعد وہ ایک گڑھا کھودنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بچہ اس میں اترا تو وہ کمر تک پانی اور کیچڑ میں دھنس گیا۔ پھر سورج نظارہ کرتا ہے کہ وہ لڑکے میت کے سینے اور کمر پر بھاری پتھر باندھتے ہیں اور گڑھے میں لٹا کر اوپر سے پتھر ڈال دیتے ہیں۔ چشم فلک نے بیچارگی درماندگی کے کئی ایسے دل گرفتہ منظر دیکھے ہوں گے، مگر چشم انسان نے یہ کچھ کم دیکھا ہوگا۔ خود رو گھاس پات کھا کر کسی طور ان بچوں نے اگلے 3 روز گزارے۔ ان 3 دنوں میں ہر روز چمکتے سورج نے ہر چیز کو خشک اور خوبصورت سا کر دیا تھا، مگر اب بھی کہیں کہیں پانی کی ڈابیں دکھائی دیتی تھی۔ اب انہوں نے قبر پر سے پتھر نکال کر ارد گرد کی مٹی بھر دی۔ راہ گزر سے ذرا ہٹ کر کھیت کے کنارے مرے ہوئے بیل کی لاش اینٹ کر تافن چھوڑنے لگی تھی۔ چیلیں، گدھے، کوے اس کے گرد منڈلانا شروع ہو گئے تھے۔ اب ان کا یہاں ٹھہرنا دوبار ہو چکا تھا، جبکہ بھاری گاڑی کو اونچے نیچے بارش سے ٹوٹے پھوٹے راستے پر دھکیلنا بھی ان کے بس سے باہر تھا، جسے یہاں چھوڑ کر جایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان کی تو پوری کائنات ہی اس گاڑی پہ لدی ہوئی تھی۔ یہ وہی گاڑی تھی جسے اس نے اپنے مشفق باپ اور کثیر علی کے ساتھ مل کر بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ یہ اس کا گھر بھی تھا اور آنگن بھی، اور سب سے بڑی بات کہ اس کے ماں باپ کی نشانی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیسی راہ ہے جس پہ کئی دنوں سے کوئی گزرا ہی نہیں۔ درست ہے کہ موسم بڑا خراب تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسانوں جانوروں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا ہو۔ آس پاس دور نزدیک کھیت ہی کھیت، مگر کوئی کسان یا مویشی جانور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب انہیں بڑی عجیب سی صورتحال کا سامنا تھا۔ وہ کئی دنوں سے غذائی قلت کا شکار تھے۔ ٹھوس اور متوازن غذا کے بغیر کچھ دن تو گزارے جا سکتے ہیں، مگر زیادہ عرصہ نہیں کہ انسان لاغر، کمزور یا پھر بیمار پڑ جاتا ہے۔ کثیر علی کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، مگر وہ صابر و شاکر اللہ کا بندہ حرف شکایت زبان پہ نہ لاتا۔ وہ اسے اکیلا یہاں چھوڑ کر کہیں کھانے پینے کی تلاش میں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے ذبح کیے ہوئے بیل کا نیم خشک گوشت برسات کے موسم کی وجہ سے کھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسی شش و پنج اور کیا کرے کیا نہ کرے کی سوچ و بچار میں اس نے زندگی کے اس مایوس کر دینے والے راستے میں ایک اور رات کسی نہ کسی طور گزار دی۔ بیتی رات وہ اپنے رازق مالک و خالق سے یہ دعا کر کے لیٹا تھا کہ اے مسبب الاسباب، ہم یتیموں یسیروں کے لیے اپنی رحمت، برکت اور رزق کے دروازے کھول دے۔ بے شک تو آزمائشوں سے گزرنے اور سرخرو ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صبح کی نماز اور تسبیح و تحلیل کے بعد گاڑی کے پچھلے حصے میں وہ مشرق کی جانب منہ کیے ہوئے سورج کے طلوع ہونے کا مسحور کن منظر دیکھ رہا تھا۔ دو ہی تو منظر ہوتے ہیں، ایک طلوع کا اور ایک غروب ہونے کا، باقی تو بس سفر ہی ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ اور تگ و دو کے گرد و غبار سے اٹا ہوا۔ طلوع کی نوزائیدگی کا سودا اور سوندھا پن اس کے تانبے کی سی رنگت والے چہرے کے روئیں پر سونے کا رنگ چڑھائے ہوئے تھا۔ کالی گودڑی کی بکل میں اس کا صاف دمکتا ہوا مکھڑا کسی بے عیب سے الماس یمانی کی مانند نورانی سا غبار چھوڑ رہا تھا، جیسے وہ ابھرتے ہوئے آفتاب سے یہ بات بدے ہوئے بیٹھا تھا، نکلو تو صحیح، دیکھتے ہیں کون کس سے آنکھ ملاتا ہے۔ سامنے دور تک دکھائی دیتا ہوا کچا پکا ٹیڑھا میڑھا راستہ جہاں ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا، وہاں زرد اور نارنجی رنگ اجالے ہوئے بڑا سا سورج ابھر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اسی سورج کے سینے سے جیسے ایک سیپی رنگت گھوڑا جس کی لہراتی ہوئی عیال یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ اڑن گھوڑے کے پر ہوں، وہ جیسے بہت نیچی پرواز کرتا ہوا آ رہا ہو۔ ایک سنہری نکرئی سا اڑتا ہوا غبار اس کے جلو میں تھا، کھری کنوتیوں کی لگام پکڑے سفید براق سمندر کی جاگ کا لبادہ پہنے کوئی شعلہ رو اڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ اسے نظر کا وائمہ سمجھا، پھر کوئی جاگتی ہوئی آنکھوں کا خواب۔
लम्हा लम्हा वो सुमों से चिंगारियां उड़ाता हुआ अस्पताजी करीब से करीब तर आता जा रहा था। घोड़े के हकीकी वजूद का यकीन आते ही अहमद दीनार छलांग लगाकर नीचे उतर आया। घोड़े की टापों की आवाज सुनकर नीम खबीदा कसीर अली भी आंखें मलता हुआ उठ बैठा। गाड़ी से चंद कदम उधर ही मुंह से जाग और आंखों से शोले छोड़ता हुआ हवाई घोड़ा अपनी पिछली टांगों पे यूं अल्फ खड़ा हो गया कि जैसे आगे कोई बलोर की दीवार आ गई हो। एक खूबसूरत नो उम्र सी लड़की बड़ी खशमगीन निगाहों से इसकी जानब देख रही थी। घोड़ा था या कोई बिजली, चड्डों बगलों से पसीना छुटाए, मुंह नथनों से जाग उड़ाए एक वहशी दरिंदे की मानंद जमीन पे अपने पांव पटक रहा था। गाड़ी चूंकि रास्ते के ऐन वस्त में खड़ी थी, इसलिए सवार और घोड़े का रद्द अमल ऐन मंतकी था। देहाती सी अल्लड़ लड़की बड़ी चाबक दस्ती से छलांग लगाकर घोड़े से नीचे उतर आई। इसके सर पर घोड़ा दौड़ाने और ऐसे कदावर वहशी घोड़े से उछलकर नीचे उतरने के अंदाज से अंदाजा होता था कि लड़की बड़ी अच्छी और मशाक घुड़सवार है। वो घोड़े पे बैठना ही नहीं बल्कि उड़ाना भी जानती है और इसे काबू करना भी। लड़की घोड़े से उतरकर चंद लम्हे इसे घूरती रही, फिर घोड़े को पिचकारते हुए पूछने लगी, तुम लोग कौन हो और ये छकड़ा इस रास्ते में क्यों खड़ा किया हुआ है? फिर अचानक इसे जैसे यहाँ मरे हुए बैल की फैली हुई बदबू का एहसास हुआ। जरा आगे बढ़कर बैल की लाश को देखते हुए फिर बोली, तुम्हारा तो बैल मर गया है। उसने अब नाक पे हाथ रख लिया था। अहमद दीनार ने कुछ बोलना चाहा, मगर वो एक छलावे की तरह उचक कर घोड़े पर सवार हो चुकी थी। एक चीख नुमा आवाज के साथ घोड़ा यूं उड़ा जैसे वो हड्डियों का नहीं बिजलियों का बना हुआ है। आई भी वो, गई भी वो, लो खत्म फसाना हो गया। अहमद दीनार की समझ में कुछ ना आया था। ये सब कुछ ऐसी सूरत और ड्रामाई अंदाज में सरजद हुआ था कि अगर वहाँ पे घोड़ों के खुरों और लड़की के पाँव के निशानात और कसीर अली की चश्मदीद गवाही न होती तो वो उसे सिर्फ अपना वाहिमा ही तस्वर करता। वो दूर उफक में इस छलावा सी लड़की और हवाई समंदर सफेद को मंजर में तहलील होते देख रहा था। अचानक कसीर अली पूछ बैठा, ये कौन थी? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। अहमद दीनार ने ख्वाब की सी कैफियत में जवाब दिया। कसीर अली अहमद दीनार को यूं सरासीमा देखते हुए कहने लगा, पहली बार ऐसी नौउम्र खूबसूरत और निडर लड़की देखी है जो मौत के फरिश्ते की तरह घोड़ा दौड़ाती और उड़ाती हुई यूं आई जैसे किसी की जान निकालने आई हो और यूं गई जैसे किसी की रूह कब्ज करने जा रही हो। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। अहमद दीनार खाली खाली नज़रों से लड़की के जाने वाले रास्ते को तकते हुए ख्वाबनाक सी कैफियत में फंसा हुआ बोला, हाँ मेरी रूह ही तो कब्ज करने आई थी और करके चली गई। कसीर अली, इसके घोड़े और इसे देखते ही बिल्कुल यही ख्याल मेरे दिल में भी उभरा था। मैंने इसे अपनी आंखों से सूरज के सीने से निकलते हुए देखा। सूरज से इस जगह तक वो लम्हों सातों में पहुंच गई और फिर वो आंख झपकते यहाँ से गायब भी हो गई। यकीनन ये मौत ही थी जो मेरी आंखों में आंखें डालकर चली गई, बल्कि मेरे जिस्म से मेरी जान और रूह निकालकर अपने साथ ले गई। कसीर अली ताज्जुब भरी नज़रों से अपने आकाज़ादे और दोस्त को देख रहा था। ऐसी खौफनाक और गहरी बातें इसने आज से पहले कभी दीनार के मुंह से नहीं सुनी थी। चंद लम्हे वो गुंग मुंग सा खड़ा इसे देखता रहा। फिर बात का रुख पलटने की खातिर वो कहने लगा, अच्छा भूल जाओ इसकी बात, अब सिर्फ ये सोचो कि खाएं क्या, बड़े जोर की भूख लगी हुई है। घास फूस और बरसाती जड़ी बूटियों के अलावा यहाँ और क्या है जो खाया जा सकता है? तोशादान को देख लो, हो सकता है कि कुछ जौ दलिए के दाने बचे हुए हों। वैसे मेरी भूख और प्यास तो जैसे खत्म हो गई है। अहमद दीनार ने नीचे जमीन पर इस हवाई घोड़े और शोला बदामां दोशीजा के पाँव के निशान गौर से देखते हुए जवाब दिया था। कसीर अली बोला, मेरा ख्याल है कि तुम तो अब काम से गए। फिर इसके कंधे पे हाथ धरते हुए मजीद कहने लगा, अच्छे दोस्त, मौसम कदरे मुआफ़िक हो गया है। लड़की के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले पेट भरने और फिर यहाँ से किसी आबादी की तरफ निकलने का सोचो। अहमद दीनार कदरे होश पकड़ते हुए कहने लगा,
चलना तो उधर ही है जिस तरफ वो मेरी जान निकाल कर ले गई है। मगर अब सोचना ये है कि इस भारी भरकम गाड़ी को घसीटने के लिए एक मोटा ताजा सा बैल कहाँ से लाएं। हम दोनों के बस का तो ये रोग नहीं है। कसीर अली बोला, बैल तो बैल, यहाँ किसी इंसान की सूरत देखने को आंखें तरस गई हैं। रास्ते के दरमियान राह बंद किए हुए खड़े हैं। अच्छा, पहले कुछ पेट में डाल लें, फिर गाड़ी को किसी तरह घसीट कर एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी के अंदर चमड़े के थैले उल्टने पलटने से कुछ जौ के सत्तू और खुश्क खोबानियाँ खुशकिस्मती से निकल आईं। इन्हीं से नाश्ते का काम लेकर वो दोनों गाड़ी को राह से हटाने के जतन करने लगे। पहले वक्तों में ऐसी कारवान किस्म की 4 पहिया गाड़ियों का रिवाज था। आपने अक्सर अमेरिकन काउबॉय किस्म की फिल्मों में ऐसी गाड़ियां देखी होंगी जिनके आगे 2 या 2 से ज्यादा घोड़े जुते हुए होते थे, पीछे रेड इंडियन लगे हुए होते थे। मगर ये गाड़ियां बड़ी मजबूत और सुबक होती थी, बार बरदारी और मुसाफिरों की सवारी का काम देती थी। ख़ास तौर पर मेक्सिको और दीगर पहाड़ी सहराई रास्तों और लंबी दुश्वार गुजार मुसाफतों पे तेज़ रफ्तार और सुबक गाड़ियाँ बड़ी कारामद और आरामदेह समझी जाती हैं। पहले वक्तों के अमेरिका में तो बाकायदा तौर पर आज की ट्रांसपोर्ट कंपनियों की तरह काम करती थी। मखसूस फासलों पे सहराई होटल, आराम गाहें, छोटी मोटी दुकानें और ताज़ा दम घोड़े दस्तयाब होते थे। ये मुसाफिर गाड़ियाँ थीं, मगर वहाँ के पहाड़ी सहराई कबाइल और खाना बदोशों की नकलो हरकत और बूदोबाश के लिए जो गाड़ियाँ होती थी वो कुशादा और भारी होती थी। ये ज़्यादातर ख़ानदानों की रिहाइश के काम आती थी। ये चलते फिरते मुकम्मल घर जिन्हें कारवान कहा जाता था, बड़े खूबसूरत, मजबूत और बूदोबाश की हर ज़रूरत से मुज़य्यन होते थे। घोड़े, खच्चर, टट्टू और बैल यानी हर वो जानवर इसके आगे जोता जा सकता था जो दस्तयाब हो। इस गाड़ी के अंदर खलबत खाना, गुसल खाना, बावर्ची खाना, असला खाना, जच्चा बच्चा खाना, सब कुछ ही होता था। घर का ज़्यादातर सामान गाड़ी की 2 अतराफ के अलावा नीचे और छत पर दरा पड़ा लटका होता था। जब ये कारवान रवां दवां होता था तो बड़े रंग आहंग उभरते थे, जलत रंग बज रहे होते हैं और कहीं खड़तालें, दफे, तबले, नफरियां भी सुनाई देती हैं। घर वाले बैठे हुए हैं, सोए हुए भी हैं और घर के साथ साथ चल भी रहे हैं। इसी कारवानों के ये बच्चे चलते चलते जन्म लेते रहते हैं, बूढ़े भी चलते चलते ही चले जाते हैं। चलते चलते ही इन्हें पसेरा कहीं दफना कर आगे चल दिया जाता है। प्यार, मोहब्बत, नफरत, इश्क, वहशत सब कुछ चलते चलते होता रहता है। खाना बदोश जीने मरने का सही लुत्फ उठाते हैं और जिंदगी को दूसरे लोगों से ज्यादा समझते हैं। ये जिप्सी लोग फितरत और हकीकत के बहुत करीब होते हैं। ये हर वक्त हादसात, इत्तफाकात, मोहमात और हंगामी हालात की कैफियत में रहते हैं, इसलिए निडर, बहादुर, हर किस्म के हालात से मुकाबला करने वाले मुहिमजू होते हैं। रूस, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इनके बड़े कबीले और ख़ानदान हैं। ये किसी कानून और कायदे कुलिये को नहीं मानते, जो चाहते हैं कर गुजरते हैं। हुकूमतें इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ना तो ये आदादो शुमार में आते हैं और ना किसी वोटिंग लिस्ट में शामिल है। इसी तरह एशिया में भी ऐसे कबाइल मौजूद हैं, इनका भी इधर यही हाल है। मैंने एक ज़माना करीब रहकर इनके तर्ज़े ज़िंदगी, अंदाज़े फ़िक्र, ज़हनियत, बूदोबाश का मुतालिया और मुशाहिदा किया है। इनके साथ लंबे लंबे सफ़र भी किए, मगर शायद यहाँ भी मेरी मर्ज़ी, इत्तेफाक और हालात का दखल नहीं था, यही कि जैसे ये भी तयशुदा नहीं था। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।